नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंजू अरुण कुमार जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी। सुरेखा सिंह का पूरा ध्यान बाहर से आ रहे शोर को सुनने में लगा हुआ था। वो 54 वर्ष की पोते पोतियों वाली महिला थी। वो गठिया से पीड़ित थी और बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ या उतर सकती थी। चलने के लिए भी उन्हें वॉकिंग स्टिक की जरूरत पड़ती थी। फिलहाल वो दुल्हन के कमरे में पलंग पर बैठी हुई थी और उनके सामने उनकी छोटी भतीजी चित्रलेखा दुल्हन की परंपरागत लिबास में बैठी हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले तक पूरा कमरा युवा लड़कियों की भीड़ से भरा हुआ था। जो ही पटाखे की आवाज आनी शुरू हुई, लड़कियों के कान खड़े हो गए थे। आसमान में हवाई छूट रहे थे और हवाई फूटने के बाद उनमें से तेज रंगीन शरारे छूट रहे थे, जिससे पूरा आसमान ही प्रकाशमान हो जा रहा था। कमरे की खिड़की से चित्रलेखा भी वो दिलकश नजारे देख रही थी। लगता है बारात करीब आ गई है, किसी लड़की ने बैंड बाजे की आवाज सुनकर कहा। फिर वो छत की ओर भागी। देखते ही देखते भुआ सुरेखा सिंह और भतीजी चित्रलेखा के अलावा कमरे में कोई और नहीं बचा था। भुआ अपनी बीमारी के कारण चलने फिरने से मोहताज थी और चित्रलेखा स्वयं दुल्हन थी। वो कैसे छत पर जा सकती थी? चित्रा, तुम्हारा मन नहीं कर रहा अपने दूल्हे को देखने का? सुरेखा उल्लासित स्वर में बोली। भुआ, आपकी जमाने वाली बात थोड़ी है। जो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते ही तब थे जब मंडप में एक दूसरे के सामने खड़े होते थे। उस समय भी कहाँ देख पाते थे। लड़के का चेहरा सहरे के पीछे छुपा रहता था और दुल्हन को भी छाती तक घूंघट निकालना पड़ता था। भुआ पुराने दिनों को याद करती हुई बोली। फिर एक दूसरे को देखते कब थे? चित्रलेखा शरारत से बोली। हमारे जमाने में वास्तव में मुंह दिखाई की रस्म होती थी। दूल्हा शुआ कक्ष में दुल्हन का घूंघट उठाता था और मुंह दिखाई की रस्म पूरा करने के लिए अपनी दुल्हन को कोई न कोई नेक देता था। फूफा जी ने आपको क्या नेक दिया था? एक सोने की अंगूठी दी थी, जिसे मैंने कभी पहना ही नहीं। क्यों क्यों नहीं पहन पाई? जब दी थी तब अंगूठी ढीली होती थी। अब मैं खुद इतना फैल गई हूँ कि वो अंगूठी मेरी छोटी अंगुली में भी नहीं आती। कहकर सुरेखा सिंह हंसने लगी। चित्रलेखा भी शिष्ट भाव से हंसी। आजकल तो मुंह दिखाई की रस्म का कोई मायने ही नहीं है। लड़का लड़की की शादी से पहले ही दर्जनों बार आपस में मिल चुके होते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और मिल पाना संभव नहीं हो तो भी वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख चुके होते हैं, बातें भी कर चुके होते हैं। बुआ, आपके जमाने में भी तो जयमाला के समय फेरे पड़ने से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख ही चुके होते थे। अरे नहीं, ये सब शहरों में होता था, गांव में नहीं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं विदा होकर अपने ससुराल के गांव में गई थी, मगर आपकी शादी तो हजारीबाग में हुई थी। मेरे ससुर हजारीबाग में रहते थे, मगर पुश्तैनी गांव तो अरवल के पास ही है। मेरी शादी गांव के मकान में हुई थी। ओह हाँ, तो तुम्हारे फूफा से मेरी पहली मुलाकात और बातचीत मेरे सुहाग कक्ष में लालटेन की रोशनी में ही हुई थी। तभी आसमान में पटाखे फूटने की आवाज के साथ तीखे रंगीन रोशनी से आसमान जगमगा उठा था। राजीव से तुम्हारी बात तो होती होगी, उससे कहना कि मुंह दिखाई पर तुम्हें अंगूठी की जगह इयररिंग या चेन दे, ताकि ढीला संकरा होने का कोई चक्कर ही ना रहे। अब तो पटना में भी सगाई की रस्म अदा होने लगी है। सगाई के समय हम दोनों ने एक दूसरे को सोने की अंगूठी पहनाई थी। ये देखिए, कहकर चित्रलेखा ने अपनी अनामिका में पहनी सोने की अंगूठी भुआ को दिखाई। एक तरफ तो लोग रोते हैं कि बेटी की शादी में माँ बाप बर्बाद हो जाते हैं, दूसरी तरफ शादियों में 100 तरह के नए आडंबर बढ़ा लिया है समाज ने। माँ बाप का जिक्र सुनकर चित्रलेखा असहज हो गई। अब देखो ना, पहले भोज में ज्यादा से ज्यादा 10 तरह की चीज परोसने का रिवाज था। अब नाश्ते का ही इतना स्टॉल लगा देते हैं कि हर चीज सिर्फ चखो तब भी पेट भर जाता है।
मेन खाने पर तो लोग सिर्फ प्लेट उठाने के लिए जाते हैं। चित्रलेखा की मनःस्थिति से अनभिज्ञ भुआ अपने ही रो में बोली। बारात और करीब आ गई थी। भुआ से अपने आंसू छुपाने के उद्देश्य से चित्रलेखा भुआ के सामने से हटी और खिड़की से बाहर झांकने लगी। खिड़की का कांच का पल्ला बंद था, जिसे चित्रलेखा ने खोलने की कोशिश नहीं की थी। रात के समय में कांच से आंख लगाकर देखने पर उस खिड़की से आगे बहुत दूर तक दिखाई पड़ता था। बारात के आगे कुछ लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। उनसे भी थोड़ा आगे पटाखे वाले धमाके पर धमाके कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पटाखे जलाने वाला तोपची हो और धमाके कर करके बारात रूपी सेना के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हो। वधु पक्ष के लोग भी तोरण द्वार पर बारातियों के स्वागत के लिए बारात के करीब आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्दन घुमाकर सुरेखा सिंह ने भी खिड़की से बाहर झांका। जब कुछ दिखाई नहीं दिया तो कठिनाई से अपने घुटनों पर जोर देकर खड़ी हुई और खिड़की के करीब पहुंच गई। कांच से निगाह लगाकर देखी तो उसे सब कुछ साफ साफ दिखा। इस समय बारात उनसे इतनी ही दूरी पर थी कि अगर कोई सामान्य गति से आता तो मुश्किल से 2 मिनट पैदल का भी रास्ता नहीं था, पर इतनी ही दूरी तय करने में बारात को 40 मिनट भी लग जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। दूल्हे की फूलों से सजी कार के सामने दुल्हन के रिश्तेदार और मित्र नाच रहे थे। एक बड़ी सी गाड़ी में, जो कि चलता फिरता साउंड बॉक्स प्रतीत होता था, बारात के साथ था और सिर पर बिजली से जलने वाले कंडील लिए हुए स्त्रियां बारात के मार्ग को आलोकित कर रही थी। चित्रलेखा के चाचा चाची ने उसकी शादी का उत्तम प्रबंध किया था। घंटे भर के बाद चित्रलेखा की सहेलियां छत से नीचे उतर कर आई और जयमाला की तैयारी होने लगी। जयमाला के लिए स्टेज पहले से तैयार था, बाकी तैयारियां भी हो चुकी थी। चित्रलेखा को कमरे से ले जाया गया। भुआ आप भी चलोगी? किसी ने पूछा। सुरेखा सिंह का मन तो था कि वो भी भतीजी का जयमाला देखे, पर अपने सुख के लिए दूसरों को परेशान करना उचित नहीं था। घर की दूसरी मंजिल पर वो थी, वहां से सीढ़ियां उतर कर जाना फिर वापस 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़ना उनके लिए आसान नहीं था। बात को टालने के लिए हंसकर बोली, ना बाबा ना, बारातियों में से किसी ने मुझे पसंद कर लिया और मेरे गले में वरमाला डाल दिया, फिर तो दंगा हो जाएगा। कौन करेगा दंगा? तुम्हारे फूफा पहले तो खुश होंगे कि चलो मुसीबत टली, फिर बारात में आई औरतों में से खुद के लिए किसी को ताड़ेंगे और फिर तब शुरू होगा दंगा। बाराती कहेंगे कि वे नई दुल्हन लेने आए हैं या पुरानी दुल्हन छोड़ने। लड़कियां मुस्कुराई, फिर एक के पीछे एक कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद सुरेखा सिंह कमरे में अकेली रह गई। वो पलंग पर बैठ गई, फिर दीवार पर टंगे हार चढ़े भाई भाभी की तस्वीर को देखने लगी। अनायास ही सुरेखा सिंह का जेहन 20 साल पुरानी घटना की ओर चला गया था। सुनो जी, सुरेश कुमार सिंह, जो प्लास्टर रहित दीवार पर लगे छोटे से आईने में अपने बाल संवार रहा था, बिना पत्नी की ओर देखे हुंकारी सी भरा। टीवी पर एडवर्टाइज हो रहा था कि आज पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल से छोटे बच्चों को मुफ्त में पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाएगा। हाँ तो अपनी तीनों बेटियां 5 साल से कम की है, तीनों को ड्रॉप्स पिलवाना जरूरी है। रंजना सिंह पति को समझाने वाले अंदाज में बोली, मुझे इन चोचलों पर कोई भरोसा नहीं। सुरेश कुमार सिंह कंघी को आईने के नीचे लगे ट्रे पर रखता हुआ बोला, जब से चित्रलेखा हुई है तभी से आपका व्यवहार बदला बदला सा रहता है। रंजना सिंह रुआंसे स्वर में बोली, तुम चाहती हो कि एक के बाद एक 3 बेटियों का जन्म हो और मैं खुशियां मनाऊं, ढोल नगाड़े बजवाऊं, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बंटवाऊं। बार बार बेटी हो रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? साइंस भी कहता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम। तुम्हारे साइंस की ऐसी तेजी, मैं वो सब नहीं मानता। आपके मानने न मानने से क्या होगा, जब दुनिया यही मानती है तो। ससुरी 4 किताब क्या पढ़ ली है? लगी भदार से अंग्रेजी बतियाने। अब अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो ठीक नहीं होगा। सुरेश आगे ने दृष्टि से उसे घूरता हुआ बोला,
रंजना सिंह पति से असहमत होते हुए भी चुप रह गई। जानती थी कि इस समय बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके मुंह से निकला हर शब्द पति को आंदोलित करेगा और सुरेश आक्रोश में उस पर हाथ भी उठा सकता था। सुरेश सिंह थोड़ी देर तक फिजूल ही बकता झिकता रहा, फिर घर से बाहर निकल गया। रंजना ने आधे घंटे तक पति की प्रतीक्षा की। सुरेश कुमार सिंह शॉर्ट टेम्पर इंसान था। जरा जरा सी बात पर उसे गुस्सा आ जाता था और क्रोध उतरने पर अपनी गलती मानने से भी उसे गुरेज नहीं होता था। लेकिन जब जिद पर अड़ जाता था तब रंजना सिंह को 2-2 दिन तक रुलाता रहता था। जब रंजना सिंह को लगा कि सुरेश क्रोध के कारण अभी घर नहीं लौटने वाला है, तब वो पहले तीनों बेटियों को तैयार की, फिर खुद भी तैयार होने लगी। ये माँ की ममता ही थी कि उसे पति की अवज्ञा करने के लिए उकसा रही थी। रंजना ने अपने मायके के गांव में एक पोलियोग्रस्त हमउम्र लड़के को देखा था। उसके दोनों पैर अविकसित रह गए थे। बेचारा गलियों में घिसट-घिसट कर चलता था और अपनी दैनिक क्रिया के लिए भी किसी का मोहताज होता था। रंजना अपनी कल्पना में भी अपनी बेटियों का ऐसा अभिशप्त जीवन जीते नहीं देखना चाहती थी। जीवन में इस तरह का नरक भोगने से अच्छा था कि मृत्यु आकर जीवन लीला समाप्त कर जाती। दीदी कहीं जा रही हो क्या? देवरानी मालतीन सिंह ने पूछा। मसौढी में स्वास्थ्य केंद्र पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्लस पोलियो का टीका लग रहा है, वहीं जाऊंगी। बड़े भैया ने टीका लगवाने से मना किया है ना? अभी भी गुस्से में है। जब गुस्सा उतरेगा तो उन्हें भी अफसोस होगा। आपकी गैर मौजूदगी में वे घर आ गए और उनका गुस्सा नहीं उतरा तो पता नहीं क्या क्या तोड़-फोड़ करेंगे घर में। छोटी देवरानी संगीता सिंह बोली। पिछली बार गुस्से में पानी से भरा मटका ही तोड़ दिया था जेठ जी ने। सबसे छोटी देवरानी सुचित्रा सिंह बोली। अब जिसे भी तोड़-फोड़ करनी हो करता रहे। कल को मेरी बेटियों का मुंह नाक टेढ़ा हो गया या हाथ पांव टेढ़े पतले हो गए तो कोई साथ नहीं देगा मेरा। तब यही बाप मेरे सामने रो रो कर कह रहा होगा कि क्यों टीकाकरण करवाने के समय कोताही बरती थी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम भी दोनों बेटों को लो और टीकाकरण करवा लो। 2 महीना पहले जब वे आए थे तब मिलिट्री हॉस्पिटल में बच्चों को जरूरी टीकाकरण करवा दिए थे। मुझे अलग से इस टीकाकरण में जाने की जरूरत नहीं है, मालती बोली। और संगीता, तुम क्या कहती हो? मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसके भी सारे शॉट्स लगे हुए हैं। तुम लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, पर मुझे जरूरत है। इसीलिए मेरा स्वास्थ्य केंद्र जाना जरूरी है। रंजना सिंह दृढ़ स्वर में बोली। माँ जी भी नहीं है, बाबूजी के साथ रिश्तेदारी में गई है। बड़े भैया क्रोधित हो गए तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है घर में, मालती सिंह बोली। माँ बाबूजी यहाँ रहते तो मुझे स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ जी खुद बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाती या उनको हुक्म देती कि जाकर टीकाकरण करवा कर लाओ। कहकर रंजना तीनों बेटियों का जच्चा बच्चा कार्ड जो उनके जन्म के समय स्वास्थ्य केंद्र से जारी हुए थे, अपनी पेटी से निकालने लगी। राम अवतार सिंह ग्राम नूरा के मूल निवासी थे। वे बिहार सरकार में राजस्व विभाग में लिपिक थे। गांव में भी अच्छी खासी कृषि भूमि थी। वे अपने पिता की इकलौती संतान थे। जब उनके पिता का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था, तब मजबूरन उन्हें गांव में आकर रहना पड़ा था। हालांकि उन्होंने पटना में एक मकान किराए पर ले रखा था और वे चाहते थे कि पिता उनके साथ शहर में रहकर अच्छे से अपना इलाज करवाए, मगर जैसे ही पिता की तबीयत सुधरती थी, वे वापस गांव जाने की जिद करने लगते थे। लगभग 20 बीघा की जोत थी। कोई न कोई फसल खेत में खड़ी रहती थी। अगर फसल कट चुकी हो तो नई फसल लगाने की तैयारी करनी होती थी। वैसे भी उन दिनों नौकरी करने वालों की आज की तरह इज्जत नहीं होती थी। कहावत ही थी कि उत्तम कृषि मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। जब उनके पिता देवशरण सिंह की मृत्यु हुई, तब मां सावित्री देवी की जिद के कारण उन्हें गांव में रहकर खेती बाड़ी करवानी पड़ी थी। हालांकि गांव से पटना महज 45 किलोमीटर दूर था, पर उस समय यातायात का साधन इतना सुगम भी नहीं था कि दूसरी नौकरी के साथ खेती करवा पाना
उन्हें अपने बश का नहीं लगा। फलस्वरूप उन्होंने नौकरी पर जाना छोड़ दिया। कई बार उन्हें विभाग की ओर से नोटिस भी मिला था, पर उन्होंने मन बना लिया था कि अब नौकरी पर लौटना ही नहीं है। 10 साल तक वैधव्य का अभिशप्त जीवन जीने के बाद जब माताजी का स्वर्गवास हुआ, तब तक राम अवतार सिंह खुद इतने थक चुके थे कि खेती करवाने के अलावा उनसे दूसरा और कोई काम हो भी नहीं सकता था। साथ ही सरकारी विभाग का कामकाज भी बदल चुका था। हर विभाग में कंप्यूटर आ गया था और पूरी कार्यशैली ही बदल चुका था। राम अवतार सिंह को अब अपने प्रौढ़ावस्था में अफसोस होता था कि काश उन्होंने दूसरों लोगों की तरह नौकरी और कृषि में सामंजस्य बनाकर रखा होता, तो दोहरी आमदनी के कारण आज उनकी आर्थिक स्थिति कुछ और होती। बहरहाल शिक्षा का महत्व वे जानते थे और अपने बच्चों की पढ़ाई पर वे विशेष ध्यान देते थे। राम अवतार सिंह और राम दुलारी देवी के कुल 5 बच्चे हुए थे। सबसे बड़ी बेटी सुरेखा सिंह थी, उनसे छोटे 4 बेटे हुए थे। सुरेश कुमार सिंह सुरेखा से 2 वर्ष छोटा था और अपने तीनों भाइयों से बड़ा था। गांव के परिवेश के अनुसार बालिग होते ही सभी भाइयों की शादी हो गई थी। चारों भव्य गांव में पुश्तैनी मकान में रहती थी और उनके पति छुट्टियों में गांव आया करते थे। सुरेश कुमार सिंह पटना साइंस कॉलेज में स्नातक था। उसी दौरान उसकी शादी हो गई थी। विवाह के बाद 2 साल तक पटना में रहकर उसने सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयास किया था। जब सफलता नहीं मिली तो निराश होकर गांव आ गया था और खेती किसानी में पिता की मदद करने लगा था। सुरेश कुमार सिंह आदतन चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति था। गांव में रहने लगा तो कुछ ही दिनों में पिता से भी रुष्ट व्यवहार करने लगा था। छोटे भाइयों महेश कुमार, गणेश कुमार और गौरव कुमार सिंह से भी उसकी नहीं बनती थी और यदाकदा वो भाइयों से भी विवाद करता रहता था। महेश कुमार सिंह भारतीय नौसेना में कार्य करता था और उसका ज्यादातर जीवन समुद्र की लहरों के बीच गुजर रहा था। इस वजह से वो पत्नी को अपने साथ ले जाने में असमर्थ था। एक बात और थी, उस समय उसकी पोस्टिंग कोचीन में थी, पर कभी भी उसका स्थानांतरण मुंबई या अंडमान निकोबार में हो सकता था। गणेश कुमार सिंह ने स्नातक करने के बाद प्रॉपर्टी एजेंट का काम संभाल लिया था। उन दिनों देश में कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ था कि लोगों के जेहन में ये भर दिया गया था कि जल्दी से जल्दी जमीन या प्लाट ले ले, क्या पता कब प्लाट खत्म हो जाए। गणेश जब दलाली से अच्छा कमाने लगा तो इसे ही अपना करियर बना लिया था। कुछ ही दिनों के बाद उसने एलआईसी का कामकाज भी शुरू कर दिया था। चूंकि उसका काम ही दिन भर भटकना था, इसीलिए उसने एक मोटरसाइकिल खरीद ली थी और सुबह घर से निकलता था तो रात को देर तक वापस अपने गांव लौटता था। सबसे छोटा भाई गौरव कुमार सिंह पढ़ने में सभी भाइयों से अच्छा था। पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास करने के बाद उसे दिल्ली मेट्रो में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई थी। फिलहाल वो भी दिल्ली में अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयरिंग में फ्लैट लेकर रहता था और इंतजार कर रहा था कि जब उसे सरकारी आवास मिल जाएगा तो वो पत्नी को साथ ले जाएगा। घर के मुखिया अभी भी राम अवतार सिंह थे, पर घर में मनमानी सुरेश कुमार सिंह की ही चलती थी। सबका खाना मिट्टी के चूल्हे पर कंडे या उबले धान की भूसी पर बनती थी। दाल चावल और रोटी सामूहिक बनता था, पर जिसे जो सब्जी खानी हो वो अपनी सब्जी अलग से बना सकता था। किसान का घर था, घर में खाने पीने की वस्तु का अभाव नहीं था। कृषि कार्य के लिए 2 जोड़ी बैल और दूध के लिए 2 गाय पाली गई थी। स्त्रियां तो नहीं, पर घर के पुरुष मांसाहार करते थे। मांसाहार हेतु अलग ही व्यवस्था थी। गांव में ही उनका एक और मकान था जिसे अनाज के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वहां भी रसोई के सारे साधन उपलब्ध थे। घर के मर्द मांसाहार करने के बाद या तो वहीं सो जाते थे या नहाकर घर लौट आते थे। नौसेना में कार्यरत महेश कुमार सिंह को मिलिट्री कैंटीन की सुविधा उपलब्ध थी। जब भी वो गांव आते थे, कैरेट भरकर शराब की बोतलें भाइयों और मित्रों के लिए गांव में ले आते थे। इन्हीं बोतलों की वजह से महेश कुमार सिंह की गांव के लड़कों में बहुत मान था। लोग उनके गांव आने का इंतजार करते थे। महेश कुमार सिंह और मालती सिंह के 2 बेटे थे और गणेश कुमार सिंह और संगीता सिंह की एक बेटी थी। गौरव कुमार सिंह और सुचित्रा सिंह की हाल ही में शादी हुई थी। अभी तक उनकी ओर से कोई खुशखबरी नहीं मिली थी।
रंजना सिंह घर से बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि तीनों बेटियों के साथ स्वास्थ्य केंद्र तक जा पाना उसके लिए संभव नहीं था। बड़ी बेटी मोहिनी 4 साल की थी। मंझली बेटी गरिमा अभी सिर्फ 2 साल की हुई थी। चित्रलेखा अभी केवल 6 माह की थी। मोहिनी धीरे धीरे थोड़ी दूर चल सकती थी। चित्रलेखा को माँ की गोद में देखकर गरिमा खुद गोद में चढ़ने के लिए उतावली हो रही थी। गांव के रीति रिवाज के अनुसार पहनावा भी साड़ी था और सिर पर से घूंघट उतरना भी नहीं चाहिए था। साथ में कमर से लटक रहा एक बैग भी था जिसमें बच्चों की जरूरत की चीज और पानी का बोतल रखा हुआ था। विकट स्थिति थी। रंजना ने असहाय भाव से अपनी देवरानियों की ओर देखा। किसी से अपेक्षित सहयोग न पाकर उसकी आंखें भर आई थी। वो डोडी से बाहर झांककर देखी। गली में कुछ लड़के कंचे खेल रहे थे। रंजना ने एक लड़के को आवाज दी। जब वो करीब आ गया तो बोली, श्याम जी, गरिमा को गोद में लेकर ऑटो स्टैंड तक पहुंचा दीजिए ना प्लीज। लड़का उनके रिश्ते में था, देवर लगता था और 12 साल का हो गया था। बिना कोई सवाल जवाब किए उसने 2 साल की गरिमा को गोद में उठाया और रंजना के हाथ से बैग लेकर रंजना के आगे आगे चलने लगा। 500 मीटर की पैदल यात्रा थी। गांव के लोग इतनी दूरी की पग यात्रा को मामूली सा चलना समझते थे। अभी वे लोग कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि रंजना को सुरेश कुमार सिंह के दर्शन हुए। सुरेश उस समय गली के मुहाने पर किसी हम उम्र व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। पति पत्नी की निगाह आपस में मिली। अपनी अवज्ञा देखकर सुरेश ने क्रोध से मुंह फेर लिया था। भाभी कहाँ जा रही है? उस व्यक्ति ने पूछा। भाड़ में, सुरेश गुस्से में तीखे स्वर में बोला। लगता है घर से लड़कर आए हो। साला पढ़ी लिखी मेहरारू का होना भी घाटे का सौदा होता है। जब देखो ज्ञान देने लगती है। भाभी कहीं बच्चों को प्लस पोलियो टीकाकरण के लिए तो नहीं ले जा रही है? उसी के लिए ले जा रही है। रोको भौजाई को। 2 दिन के बाद यही टीकाकरण गांव के माध्यमिक विद्यालय में भी होगा। मुझे मालूम है कि 2 दिन के बाद सामाजिक कार्यकर्ता गांव में घूम घूम कर ड्रॉप्स पिलाने आएंगे। अभी स्कूल से यही पता करके आ रहा हूँ मैं। फिर भौजाई को रोकता क्यों नहीं है? रोका था पर माने तब ना। इसे तो मसौडी जाना है घूमने के लिए। वहाँ 3-3 बच्चे संभालेगी या घूमेगी? तुमको ज्यादा फिक्र हो रही है? फिर साथ चला जा। सुरेश जले भुने स्वर में बोला। माफी चाहता हूँ और कान पकड़ता हूँ जो आइंदा फिर किसी की जाति मामलात में दखल दिया। कहकर वो व्यक्ति वाकई अपने कान की लो को छुआ और सुरेश को वहीं छोड़कर एक और चला गया। सुरेश ने वाकई स्कूल जाकर पता किया था कि अगले 2 दिनों के बाद स्वास्थ्य कर्मी गांव-गांव घूम-घूमकर टीकाकरण को सफल बनाने के लिए आएंगे। पर तीनों बेटियों के साथ रंजना को गली में देखकर सुरेश को गुस्सा आ गया था। अग्नि में घी का काम बातचीत कर रहे मित्र ने कर दिया था। सुरेश निष्ठुर भाव से ऑटो स्टैंड की ओर जा रही रंजना की पीठ देखता रहा, फिर गांव की चौपाल की ओर चला गया। मसौडी में ऑटो वाले ने रंजना को जहां उतारा था, वहां से स्वास्थ्य केंद्र जरा दूर नहीं था। फिर भी तीनों बच्चों के साथ रंजना को स्वास्थ्य केंद्र जा पाना कठिन लग रहा था। उसने एक साइकिल रिक्शे वाले को आवाज दी और रिक्शे वाले ने जरा सी दूरी का मनमाना किराया वसूल किया था। दौर ही ऐसा था कि जिसे मौका मिलता था वही लूट मचाता था। स्वास्थ्य केंद्र में बहुत भीड़ थी, पर व्यवस्था ऐसी थी कि 1 घंटे के बाद रंजना फ्री हो गई थी। रंजना ने वहीं अस्पताल के एक कोने में बैठकर छोटी बेटी को फीड दिया, मोहिनी और गरिमा को खाने के लिए बिस्कुट दिया, फिर पानी पिलाकर वापसी के लिए उठ खड़ी हुई। मोहिनी गरिमा का हाथ पकड़कर माँ के निर्देशानुसार आगे आगे चल रही थी। बच्चों के कदमों के हिसाब से रंजना छोटी बेटी चित्रलेखा को गोद में उठाए हुए धीरे धीरे चल रही थी। जो ही वो स्वास्थ्य केंद्र के गेट से बाहर निकली, एक ऑटो वाला उसे दिखा। साइकिल रिक्शे का किराया बचेगा सोचकर रंजना ने ऑटो वालों को आवाज लगा दी। ऑटो वालों ने जब नूरत जाने के लिए हाँ भरी तभी रंजना ऑटो में बैठी थी। किराया भी तय कर लिया था। मोहिनी और गरिमा को ऑटो में बिठाने के बाद खुद भी चित्रलेखा को गोद में लिए लिए ऑटो में बैठ गई। ऑटो जरा सा आगे बढ़ी तो रंजना को लगा कि ऑटो गलत रास्ते से गुजर रहा था। रश पीरियड था। संकरी सड़क पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। रंजना ने ऑटो वालों को ऑटो रोकने के लिए कहा। आगे पीछे से गाड़ियों के बज रहे हॉर्न के कारण
ड्राइवर ने रंजना की आवाज़ सुनी नहीं थी या जाम जैसी स्थिति में उसे बीच सड़क पर ऑटो रोक पाना संभव नहीं लगा। ऑटो पहले की तरह निरंतर चलता रहा। रंजना एकदम से घबरा गई। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। फिर बिना सोचे समझे उसने धीमी गति से चल रही ऑटो से छलांग लगा दिया। ऑटो के किसी हिस्से से उसकी साड़ी उलझी। फिर वो छोटी बेटी चित्रलेखा के साथ सड़क पर गिरी। चित्रलेखा उसकी गोद से छिटक कर एक तरफ गिरी और बगल से विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में रंजना आ गई। ट्रॉली में सीमेंट की बोरियां भरी हुई थी, जिसके कारण अक्सर लोड ज्यादा था और ट्रैक्टर चालक ब्रेक लगा पाता उससे पहले ही ट्रैक्टर ट्रॉली का एक और का पहिया रंजना की पंसलियों के ऊपर से गुजर गया। रंजना का शरीर क्षण भर के लिए तड़फा, फिर पूरा बदन ऐंठ कर स्थिर हो गया। वातावरण में शोर उठा। मोहिनी और गरिमा भी तीखी आवाज में रोने लगी। ऑटो चालक चाहकर भी वहां से भाग नहीं पाया था। पूरा यातायात ठप पड़ गया था। रंजना की मौके पर मौत हो गई थी और 6 माह की चित्रलेखा के शरीर पर मामूली खरोंच लगने के अलावा उसे कुछ नहीं हुआ था। लोग सच कहते हैं कि मौत भी उसी को ले जाती है जिसका वक्त आया हुआ होता है। नूरा से मसूरी महज 5.5 किलोमीटर की दूरी थी। नूरा के कई रहवासी मसूरी में रहकर अपनी नौकरी या व्यापार करते थे। पुलिस थाना भी करीब था। जल्दी ही तीनों बेटियां और रंजना का शव पुलिस की अभिरक्षा में था। अस्पताल से एम्बुलेंस चल चुका था। 20 मिनट के अंदर सुरेश कुमार सिंह को पता चल गया था कि वो विधुर भी हो चुका था। घर में रोना धोना मच गया। फौरन गांव से कई मोटरसाइकिलें स्टार्ट हुई और मसूरी सरकारी अस्पताल की ओर भाग छूटी। रंजना की 13वीं तक पुलिस चुपचाप तथ्य जमा करती रही। गांव के कई गणमान्य लोगों से सुरेश कुमार सिंह के बारे में जानकारी हासिल की थी। उसके परिवार के बारे में दरियाफ्त किया था। हर जगह से पुलिस को यही पता चला था कि सुरेश कुमार सिंह तनिक खुशेल किस्म का आदमी था। घर में भी बीवी से झगड़े करता था। यदा-कदा पत्नी को गालियां भी बकता था, पर पत्नी के साथ कभी मारपीट नहीं किया था। लोकल थाने में भी उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। संपन्न परिवार का मामला था, मुकदमा भी नहीं बन रहा था। इसीलिए मामूली खातिरदारी करवाकर सुरेश को जांच से बाहर कर दिया गया। ऑटो वाला घटना स्थल से कहीं नहीं भाग पाया था। वो बेचारा तो खुद विस्मित था और उस घड़ी को कोस रहा था जब उसने रंजना को अपनी ऑटो में बिठाया था। 4 साल की मोहिनी ने पुलिस को बता दिया था कि मम्मी ने ऑटो वालों को ऑटो रोकने के लिए कहा था, पर ऑटो वाले अंकल ने ऑटो नहीं रोका था। कैसे रोकता? रश आवर था। बीच सड़क पर कैसे ऑटो रोकता? पैसेंजर के कहने पर साइड लगाकर रोकता। पुलिस के द्वारा कहा गया, उसमें भी समय लगता है। लेन से निकलकर दूसरे लेन में जाने में टाइम लगता है। यूं ही नहीं होता कि किसी ने गाड़ी रोकने के लिए कहा और ऑटो वाला ब्रेक पेडल पर खड़ा हो जाए। मम्मी ने ये भी कहा था कि गलत रास्ते से क्यों ले जा रहे हो। मासूम मोहिनी ने ऑटो ड्राइवर को टोक दिया था। मसूरी से नूरा जाने का रास्ता ही वही है। मैं क्या, कोई भी ऑटो वाला जाता तो उसी रास्ते से जाता। दरअसल इससे पहले जब कभी रंजना स्वास्थ्य केंद्र आई थी, तब या तो सुरेश के साथ आई थी या सास के साथ। वे लोग पैदल शॉर्टकट रास्ते से ऑटो स्टैंड पहुंच जाते थे। स्वास्थ्य केंद्र से अपने गांव नूरा के लिए रंजना ने कभी डायरेक्ट ऑटो बुक किया ही नहीं था। ऑटो को दूसरे रास्ते से जाता देख वो घबरा गई थी और बिना सोचे समझे ऑटो से छलांग लगा दी थी। रंजना जान से गई और ऑटो वाला जेल गया। उसकी ऑटो के कागजात चेक किए गए। गाड़ी के कागजात तो बराबर थे, पर अभागे के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। रंजना सिंह के 2 भाई थे, दबंग लोग थे, ठेकेदारी करते थे। रंजना की अंत्येष्टि में वे आए थे। जो ही उन्हें पता चला कि उस रोज सुरेश ने रंजना से झगड़ा किया था और गांव में रहने के बावजूद भांजियों को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने से मना कर दिया था, तब रंजना का छोटा भाई शमशान में सुरेश का गला पकड़ लिया था और जलती चिता की ओर सुरेश को धकेलने लगा था। रंजना के छोटे भाई का रौद्र रूप देखकर किसी की मजाल नहीं हुई थी कि कोई उनके बीच में आए। वैसे भी वो उस इलाके का बदनाम आदमी था और उसके हथियारबंद बाउंसर उसके साथ थे। छोटे होश में आ, इस कुत्ते को मार देगा तो हमारी भांजियों का क्या होगा।
रंजना के बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया, फिर सुरेश को उससे छुड़ाकर मुक्त किया। भड़वे, याद रखना, अगर तुमने दोबारा शादी की या मेरी भांजियों को कुछ हुआ तो जान ले लूंगा तुम्हारी। चेतावनी देने के बाद रंजना का छोटा भाई भुनभुनाता हुआ अपने बाउंसरों के साथ वहां से रवाना हो गया था। सुरेश बहुत जलील हुआ था। उस दिन का वाकया याद करता था तो खून के आंसू रोता था। सरासर उसी की गलती थी। पर अब गलती मान लेने से रंजना वापस तो नहीं लौट आती। रंजना के आंख मूंदते ही सुरेश ही नहीं बल्कि रंजना की देवरानियों को भी आटे दाल का भाव पता चल गया था। सुरेश क्रिया पर बैठा हुआ था। 3 मासूम बेटियां निसहाय सी थी। मलमूत्र से लेकर भोजन पानी के लिए भी किसी न किसी पर आश्रित थी। चूंकि पूरा घर ही मातम मनाने वाले रिश्तेदारों से भरा हुआ था, इसीलिए तीनों बेटियां फिलहाल दादी के हवाले थी और तीनों चाचियां भी उनका पूरा पूरा ख्याल रख रही थी। बहू इज ऑलवेज रॉन्ग के तर्ज पर ससुराल में रंजना की भर्त्सना भी की गई थी। लोगों को कहना था कि जब पति मना कर रहा था तब वो स्वास्थ्य केंद्र गई ही क्यों। कोई कहता कि जब 2 दिन के बाद टीकाकरण गांव में ही होना था तब उसे मसूरी जाने की जरूरत ही क्या थी। लोग सुरेश को उसके मुंह पर सांत्वना दे रहे थे, पर पीठ पीछे उसकी बुराई भी बहुत हो रही थी। रंजना के सास ससुर रंजना की मौत की खबर सुनकर उसे शाम गांव वापस लौट आए थे। तीनों बेटियों को चाइल्ड केयर वालों से लेकर घर लाया गया था। 6 माह की चित्रलेखा को घर की महिलाओं ने चुप कराने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी से चुप नहीं हुई थी। अंत में मालती, जो 2 बेटों की माँ थी, ने चित्रलेखा को अपनी गोद में लिया और अपने कमरे में ले गई। मालती के स्तनों से अभी भी थोड़ा बहुत दूध उतरता था। मालती ने चित्रलेखा को अपना स्तनपान करवाया। भूखी चित्रलेखा रोना छोड़कर जल्दी जल्दी मुंह चलाने लगी। माँ के जीवित रहते उसने कभी भी बोतल से या चम्मच से दूध नहीं पिया था। यही कारण था कि दूसरे तरीके से फिर लेना उसे आता भी नहीं था। जब तक वो दूसरे तरीके नहीं सीख लेती, वो मालती पर निर्भर थी। कई बार संगीता भी उसे अपना दूध पिला देती थी। संयुक्त परिवार के ये वे अनदेखे फायदे थे जो एकल परिवार में देख पाना दुर्लभ था। 13वीं के बाद जब दूर के रिश्तेदार चले गए, तब सुरेखा सिंह अपनी तीनों भाभियों और माँ राम दुलारी देवी के बीच बैठी हुई थी। अगले दिन सुरेखा सिंह को भी अपने ससुराल हजारीबाग जाना था। सुरेखा सिंह के ससुर वन विभाग में हजारीबाग में पोस्टेड थे और रिटायरमेंट से पहले उन्होंने हजारीबाग में अपना मकान बनवा लिया था। सुरेखा के पति गिरधारी प्रसाद सिंह हजारीबाग में जनरल स्टोर चलाते थे। दुकानदारी छोड़कर वे बहुत दिनों तक रिश्तेदारी में मातम मनाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए पत्नी और दोनों बेटे अनिमेश 10 वर्ष और अनिरुद्ध 7 वर्ष को ससुराल पहुंचाकर अगले ही दिन वे वापस हजारीबाग आ गए थे और 13वीं के दिन फिर ससुराल में हाजिर हो गए थे। हजारीबाग से मसूरी लगभग 200 किलोमीटर दूर था और बस से लगभग 5 से 6 घंटे में पहुंचा जा सकता था। गिरिधर प्रसाद सिंह के लिए 2 दिन भी दुकान बंद करके रख पाना उचित नहीं था। पक्के ग्राहक भी बंद दुकान देखकर दूसरे दुकान की ओर जाने के लिए उन्मुख होते थे। अगर दूसरा दुकानदार ग्राहक को लुभा पाने में सफल हो जाता था, तब ग्राहक पलटकर वापस दुकान पर नहीं आता था। सुरेखा सिंह ने बड़ी मुश्किल से पति को एक और रात ससुराल में रुकने के लिए मनाया था। अब वे ओवरनाइट बस सर्विस से न जाकर अगले दिन डे सर्विस वाली बस से जाने वाले थे। इसीलिए सुरेखा सिंह को जो भी कहना था आज और अभी कहना था। वो कुछ देर तक विचार करती रही कि बात कहाँ से शुरू की जाए। जब मन में भूमिका तय हो गई तो बोली, माँ, रंजना भाभी की मौत के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया है। अब इस बात पर सिर धुनने का कोई मतलब नहीं है कि भाभी अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार है या सुरेश की नालायकी के कारण उसकी मौत हुई है। दीदी, आप कहना क्या चाहती है? मालती बोली। सुरेश की तीनों बेटियों को देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। कोई भले कुछ भी कहे, मगर जितनी जल्दी हो सके सुरेश की दोबारा शादी करवाओ। अगर इन बच्चियों को एक दिन के लिए भी लापरवाही से छोड़ दिया जाए तो चित्रलेखा और गरिमा तो उसी दिन मर जाएगी। 2-3 दिनों की लापरवाही में मोहिनी भी नहीं बचेगी। दीदी, मैं संभाल तो रही हूँ गरिमा और चित्रलेखा को। मोहिनी भी ज्यादातर मेरे पास ही रहती है। मालती शिकायत भरे स्वर में बोली।
मैं सब देख चुकी हूँ, मुझे तुमसे शिकायत भी नहीं है, पर भाभी तुम्हारे दोनों बेटे भी अभी छोटे ही हैं, तुम अकेली 5 बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती हो। मुझसे जितना बनता है मैं भी मालती दीदी की मदद करती हूँ, संगीता जल्दी से बोली। देख चुकी हूँ मैं, सुरेखा तनिक कटु स्वर में बोली, मगर इतने सहयोग से काम नहीं चलेगा। अपनी बेटी खुशबू की तरह गरिमा का भी ध्यान रखा करो और सुचित्रा तुम्हें भी मालती और संगीता की मदद करनी होगी। सुचित्रा हड़बड़ाई, विचलित भाव से इधर उधर देखी फिर बोली, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मुझे बच्चे पालने का क्या अनुभव? नहीं है तो सीखो। मोहिनी 4 साल की हो गई है, वो अपना बहुत सा काम खुद भी कर लेती है। कुछ दिनों में वो स्कूल भी जाने लगेगी। बाद में जब तुम खुद माँ बनोगी, तब यही मोहिनी तुम्हारी सहायता करने लगेगी। घर की तीनों बहुएं बड़ी ननद की बात सुन रही थी। अगर किसी के मन में कोई दुविधा या अलग विचार था, तब भी फिलहाल विरोध दर्ज करने का ये कोई मौका नहीं था। और माँ, सुरेखा सिंह अपनी माँ राम दुलारी देवी से बोली, अब बाबूजी के साथ रिश्तेदारी में जाना भी बंद करो। बंद नहीं कर सकती तो कम करो। अगर उस दिन तुम या बाबूजी घर में रहते, तो सुरेश की मजाल नहीं होती कि वो रंजना को स्वास्थ्य केंद्र अकेले जाने के लिए मजबूर कर देता। यानी सारी गलती हमारी है। उस करमजली रंजना की कोई गलती नहीं है। राम दुलारी भड़क कर बोली, रंजना ने अगर कोई गलती की थी तो उसे उसकी सजा मिल चुकी है। अब रही बात उसकी बेटियों की, तो तुम लोग उसकी तरफ से नजर फेर लो। देख लेना, एक सप्ताह के अंदर तीनों मर न गई तो मेरा नाम बदल देना। सिर्फ हम ही ख्याल क्यों रखे? बड़े भैया क्या सिर्फ गुस्सा करने के लिए है? सुचित्रा बोली, जैसा मेरा भाई है, अगर उसका बस चले तो वो खुद अपनी बेटियों का गला दबा दे। सुरेखा सिंह बोली, मेरे ये कहकर गए हैं कि जल्दी ही इन्हें सरकारी घर रहने के लिए मिल जाएगा, फिर मुझे इनके साथ दिल्ली जाना पड़ेगा। सुचित्रा सिंह बोली, तुम चाहो तो मोहिनी को भी दिल्ली ले जा सकती हो, पर तुम्हारा व्यवहार देखकर तो यही लगता है कि तुम एक आंगन में रहने के बाद भी सबसे अलग हो। सुरेखा तिक्त स्वर में बोली, मोहिनी को मैं संभाल लूंगी। राम दुलारी देवी बोली, सबसे अच्छा ये रहेगा कि किसी गरीब घर की या किसी विधवा स्त्री को अपनी बहू बना लो। जितना नाम रोशन किया है ना तुम्हारे भाई ने, मेरी जैसी माँ हो तो बेटी को कुएं में धकेल दूं, पर ऐसी क्रोधी आदमी से ब्याह न करूं। राम दुलारी देवी कुपित स्वर में बोली। उस सभा का अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि मालती सिंह चित्रलेखा की पूरी पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। रंजना की मौत के समय महेश कुमार सिंह की ड्यूटी शिप पर थी। शिप उस समय अंडमान निकोबार की ओर गश्त पर था। सैन्य कर्मचारियों की कुछ मजबूरी ऐसी होती है कि जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में भी उनकी सहभागिता नहीं हो पाती है। महेश चाह कर भी मातम पुरसी के लिए गांव नहीं आ पाया था। इस कारण भी मालती शर्मिंदा हो रही थी। किसी महिला ने कह भी दिया था कि आग लगे ऐसे पैसे को जिसे कमाने के लिए परिवार का सुख दुख भी भूलना पड़ता है। गरिमा की देखभाल संगीता प्रसाद को करना था। मोहिनी दादी के पास रहेगी, पर उसके खाने पीने, कपड़े लत्ते और शिक्षा का ख्याल सुचित्रा सिंह को रखना पड़ेगा। सुरेखा सिंह अगले दिन हजारीबाग के लिए रवाना हो गई, पर नहीं जानती थी कि दुर्भाग्य ने उसके मायके का घर देख लिया है। जल्दी ही उसे भागते हुए वापस मायका आना पड़ा था। 13वीं तक घर भरा भरा था और सुरेश क्रिया पर बैठा हुआ था। इसीलिए सुरेश को रंजना के असमय जाने का एहसास तो था, पर लोगों से बातचीत करने में उसका समय गुजर गया था। जब सभी रिश्तेदार चले गए, तो अपना ही घर सुरेश को काटने को दौड़ता था। चित्रलेखा और गरिमा तो चाचियों के पास ही रहती थी। पिता के घर आने पर मोहिनी उसके करीब आती थी, पर पिता पुत्री में अब पहले जैसा लगाव नहीं रह गया था। मोहिनी को अब अपने पिता भी अजनबी जैसा लगने लगा था। मोहिनी किसी चीज की फरमाइश पिता की जगह दादा या दादी से करने लगी थी। उसे अपने पिता से डर लगने लगा था। सुरेश को अब रंजना का महत्व समझ में आने लगा था। अब वो भोजन के लिए भी अनुज बंधुओं पर आश्रित था। चूंकि बेटियों की तरफ से चिंता मुक्त था, इसीलिए घर पर भी बहुत कम आता था। उसका ज्यादातर समय खलिहान में या दूसरे मकान पर गुजरता था। जैसे ही वो भोजन के लिए घर में खांसते हुए प्रवेश करता था, लगता था कि आंगन में चहचहा रही चिड़ियों ने कलरव करना बंद कर दिया हो।
घर में सन्नाटा सा छा जाता था। भव्य आपस में बातचीत बंद कर तुरंत भोजन परोसने की व्यवस्था में लग जाती थी। सुरेश सिर झुकाकर भोजन करता और भोजन के उपरांत वापस घर से बाहर निकल जाता था। भव्य हैरान थी कि किसी व्यक्ति में इतना परिवर्तन कैसे हो सकता था। जो इंसान अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन में नुक्स निकालता था, खाना बनने के बाद भी कोई और सब्जी या पकवान बनाने की फरमाइश करता था। जरा सा खाना बेस्वाद लगता था तब थाली आंगन में फेंक देता था। चुन चुनकर रंजना को बातें सुनाता था। अब बिल्कुल खामोश सा हो गया था। जो मिल जाता था, जितना मिल जाता था खाकर उड़ जाता था। यहाँ तक कि एक दिन दाल में नमक डालने से रह गया था, फिर भी बिना कुछ बोले बताए नमक मांगे बेस्वाद दाल भी खा लिया था। उस दिन राम दुलारी ने कहा था कि अगर इतनी ही शराफत से ये रंजना के साथ रहा होता तो आज रंजना जीवित होती और ये भी जीवन से विरक्त नहीं हो रहा होता। सुरेश की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई थी। घर में वो टिकता नहीं था और गांव के चौपाल में उसका मन नहीं लगता था। लोग उसके मुंह पर भले ही कुछ नहीं कहते थे, पर उसे मालूम था कि उसकी पीठ पीछे किस प्रकार की सरगोशियां होती थी। कई घरों में जब पति पत्नी में विवाद होता था, तब पत्नियां अपने अपने पति से कहने लगी थी कि सुरेश सिंह से ट्रेनिंग लेकर आए हो क्या। गांव का जीवन था। खेतों में कोई न कोई फसल लगी हुई रहती थी और फलों के बाग में भी कुछ न कुछ मिल ही जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ था कि खेत पर अगर भुट्टे या आलू निकल रहे होते थे, तो वहीं खेत पर भुट्टे, आलू या होले सेक कर वो खा लेता था और भोजन करने के लिए घर भी नहीं जाता था। फिर राम दुलारी देवी किसी को भेजकर सुरेश की तलाश करवाती थी। कुछ दिन और बीते तो सुरेश अवसाद में घिरने लगा था। धीरे धीरे उसकी यादाश्त भी कमजोर पड़ने लगी थी। वह पराई अन्वेषक भाव से एकांत में पड़ा रहने लगा था और शून्य में इस तरह ताकता था जैसे किसी को देख रहा हो। उसके होठ इस तरह थरथराते थे मानो किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें कर रहा हो। रंजना की मृत्यु को 1.5 साल ही हुए थे कि एक सुबह सोच से निर्वित होने के लिए वो खेतों की ओर गया तो फिर किसी को नहीं दिखा। जिस एल्यूमीनियम के लोटे को लेकर वो घर से निकला था, वो उसके खेत में पानी लगाने वाले वाटर पंप के पास पड़ा हुआ था और सुरेश का कोई पता नहीं था। घर से वो लुंगी बनियान पहनकर निकला था और उसके पल्ले 1 रुपया भी नहीं था। किसी अनिष्ट की संभावना में गांव के खेतों में खोदे कुएं तक में उसकी तलाश की गई। लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला किसी ग्रामीण ने उसे पैदल ही मसौड़ी की ओर जाते हुए देखा था। 2 दिन तक इंतजार करने के बाद स्थानीय थाने में सुरेश की तस्वीर के साथ सुरेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि वो किसी रिश्तेदार के घर चला गया होगा। बिना ढंग के कपड़े पहने, बिना जेब में एक भी रुपया लिए राम अवतार सिंह ने आपत्ति दर्ज की। हमने पता किया है, जब से उसकी बीवी मरी है वो गुमसुम तन्हा रहने लगा है। हो सकता है कि कोई यार दोस्त मिल गया हो जिसके साथ कहीं निकल गया हो। साहब, मैं ये जानता हूँ कि जब से बहू मरी है मेरा लड़का अपने आपे में नहीं है, पर अभी वो इतना भी पागल नहीं हुआ है कि बिना ढंग के कपड़े पहने, बिना जेब में पैसा पाई रखे कहीं चला जाए। हम कोशिश करेंगे कि उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ ले। आप लोग भी अपने स्तर पर उसे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मिल जाए तो खबर कीजिएगा। पुलिस का तो पता नहीं, पर राम अवतार सिंह ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अखबारों में इश्तेहार छपवाए, इनाम की घोषणा के साथ पैम्फलेट बंटवाए, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर भी लगवाए। 6 माह के बाद दूरदर्शन पर गुमशुदा लोगों की तलाश से संबंधी टेलीकास्ट में सुरेश के बारे में ब्रॉडकास्ट भी करवाया, पर कोई खोज खबर नहीं मिली। आसपास के इलाकों में अगर रेलवे ट्रैक पर कोई लावारिस लाश मिली थी, तो उसे भी देखने के लिए राम अवतार सिंह खुद गए या अपने किसी बेटे को भेजे थे। चूंकि गणेश कुमार सिंह खुद दिन रात धंधे की तलाश में भटकता रहता था, इसीलिए पूरे इलाके की उसे खबर रहती थी। एक बात और थी कि सुरेश को कहीं आने जाने की मनाही तो नहीं थी, जो उसे इस तरह भागकर कहीं जाना पड़ा हो। वो ज्यादा तो स्टाइल से अच्छे कपड़े पहनकर, जेब में वॉलेट रखकर भी कहीं जाता तो किसी को क्या फर्क पड़ता। पुलिस ने एक और एंगल से सोचा। सुरेश पिछले 1.5 साल से विधुर का जीवन जी रहा था। हो सकता है कि गांव में किसी स्त्री से उसका अवैध संबंध बन गया हो और स्त्री के घर वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया हो और सुरेश की हत्या करके उसकी लाश गायब कर दी हो। पर वो चश्मदीद गवाह, जिसने सुरेश को लुंगी बनियान में पैदल मसौड़ी की ओर जाते देखा था,
उस गवाह को थाने पर बुलाकर ग्रिल किया गया। ये संदेह भी किया गया कि इसी की स्त्री के साथ सुरेश के अवैध संबंध तो नहीं है। पता चला कि बेचारा अविवाहित था और उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा और कोई स्त्री ही नहीं थी। उसकी बहनों की शादी हो चुकी थी और बहनें महीनों से ससुराल में थी। कहीं गवाह को मुगालता लगा हो कि उसने सुरेश को देखा था, जबकि उसने किसी और को मसौडी की ओर जाते हुए देखा हो। ये केस भी पुलिस के अनसुलझे केस की फाइल में शुमार हो गया था। बीच बीच में किसी से रामावतार सिंह को खबर मिलती थी कि सुरेश को पंजाब में देखा गया था, तो कोई कहता कि उसने हरिद्वार में सुरेश को हर की पौड़ी पर बाल बढ़ाकर साधु वेश में बैठा हुआ देखा है। राम अवतार सिंह छोटे बेटे गौरव, जो दिल्ली में रहता था, को साथ लेकर निर्दिष्ट स्थान पर कुछ छानबीन कर आए थे। कुछ लोग सुरेश की तस्वीर देखकर दावा करते थे कि कुछ दिन पहले ही यही या इस तरह की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति इधर देखा तो गया था, पर अभी कहाँ है किसी को पता नहीं था। सच्चाई ये थी कि सुरेश कुमार सिंह घर से सोच के लिए निकला था। वह अन्वेषक तो रहता ही था, सनक में लुंगी बनियान में ही मसौडी के लिए रवाना हो गया था। हालांकि उस समय पितृपक्ष नहीं चल रहा था, फिर भी वो पहले मसूरी से ट्रेन पकड़कर पुनपुन स्टेशन के करीब पुनपुन नदी के तट पर गया और घंटों घाट पर तर्पण स्थल पर बैठा रहा था। उसने किसी से सुना था कि गयाजी में पिंडदान करने से भी पहले पुनपुन नदी में तर्पण करना अनिवार्य होता है। उसने न किसी से बात की और न ही कोई कर्मकांड किया। चाहता तो भी नहीं कर सकता था। हर काम में रुपए पैसे लगते हैं और उसके पास रुपए पैसे थे ही कहाँ। सुरेश की मंशा थी कि वो गैया जाए ताकि रंजना की आत्मा के लिए मुक्ति घाट पर प्रार्थना कर सके। पुनपुन से गैया लगभग 80 किलोमीटर दूर था। 2 दिन गैया में भटकने के बाद वो प्रयागराज के लिए ट्रेन में बैठ गया था। गांव से निकलने के बाद उसने पानी पीने के अलावा कुछ भी पेट में डाला नहीं था। उसके कपड़े मैले हो गए थे, बाल उलझे हुए थे और पेट पिचक कर अंतड़ियों से चिपक गया था। फिर भी उसकी मन स्थिति ऐसी थी कि उसे भूख का एहसास तक नहीं हुआ था। प्रयागराज में घाट से दूर बिल्कुल निर्जन स्थान पर वो पहुंच गया था। फिर देर तक नदी के बहते प्रवाह को देखते रहने के बाद उसके मन में न जाने क्या सूझी कि उसने गंगा में स्वेच्छा से जल समाधि ले ली थी। जब लाश पानी से फूलकर बाहर निकला तब तक जलचरों ने उसका शरीर और चेहरा इतना विकृत कर दिया था कि वो पहचान में नहीं आ रहा था। स्थानीय पुलिस ने लावारिस लाश की चंद तस्वीरें खिंचवाई, फिर उसकी अंत्येष्टि करवा दी थी। अगर राम अवतार सिंह को सुरेश की लाश मिल भी गई होती तो उनकी तलाश खत्म हो जाती। जब तक सुरेश गांव में था वो अपनी बेटियों के लिए भले ही कुछ नहीं करता था, पर उसकी दहशत घर में ऐसी थी कि भव्य चुपचाप उसकी बेटियों का ख्याल रखती थी। सुरेश की तलाश में पिता राम अवतार सिंह भी प्राय घर से बाहर ही रहते थे। अब तक मोहिनी 5.5 साल की, गरिमा 3.5 साल की और चित्रलेखा 2 साल की हो गई थी। राम दुलारी देवी की आंखों में रतौंधी उतर आया था। बेचारी को रात में दिखाई कम देता था। मोहिनी गांव के स्कूल में जाने लगी थी। इसी दौरान सुचित्रा की गोद भी भर आई थी। गौरव को सरकारी आवास मिल गया था, इसीलिए वो सुचित्रा को लेकर दिल्ली चला गया था। अब मोहिनी की जिम्मेदारी दादी संभालती थी। सुरेश के लापता होने के 2 महीने के बाद सुरेखा सिंह मायके आई थी। उसने मोहिनी और उसकी बहनों के मेले कुचेले कपड़े देखे तो उसे अपनी भाभीयों पर गुस्सा और खुद पर रोना आया। उसकी खुद की बेबसी थी। वो संयुक्त परिवार में रहती थी और परिवार का निर्णय उसके ससुर लेते थे। वो अपने ससुर से ये भी नहीं कह सकती थी कि वो अपनी तीनों भतीजियों को अपने साथ हजारीबाग में रखना चाहती थी। इस मुद्दे पर उसके पति गिरिधर प्रसाद भी विवश थे। अगर रुपए पैसे से मदद करने की बात होती तो वह पति से कहकर हर महीने कुछ आर्थिक सहायता कर सकती थी, पर उसके मायके में धनाभाव तो था नहीं। सुरेखा ने माँ से लड़कियों के गंदे वस्त्रों के बारे में शिकायत की। अब इस उम्र में मुझसे ज्यादा कपड़े धोए जाते नहीं, बहुओं से भी ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। उनके खुद के बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। मोहिनी थोड़ा और बड़ी हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुरेखा ने भी ज्यादा दखल अंदाजी करना उचित नहीं समझा, नहीं तो वे बेटियां भोजन के लिए भी तरस जाती। सुरेखा की मौजूदगी में ही एक वाकया ये हुआ था कि चित्रलेखा, जो अब 2.25 साल की हो गई थी, थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण
शाम को सो गई थी। रात का खाना उसे किसी ने खिलाया नहीं था। रात के 12 बजे उसकी नींद खुली तो भूख के कारण वो रोने लगी। मोहिनी ने उसे चुप करवाने का प्रयास किया। ऐसी किसी परिस्थिति से बचने के लिए उसके कमरे में बिस्कुट का पैकेट रहता था। मोहिनी ने चित्रलेखा को बिस्कुट खिलाने का प्रयास किया, मगर चित्रलेखा को दूध चाहिए था। भुआ के आने के कारण दादी और भुआ एक कमरे में पलंग पर लेटी हुई बातचीत कर रही थी। मोहिनी के मन में न जाने क्या सोचे कि वो पूजा घर में गई और वहां बहुत ही बड़े बर्तन में एक मिट्टी के चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था। मोहिनी की मंशा थी कि वो एक कटोरी में गुनगुना दूध लेकर चित्रलेखा को पिला दे। इसी उपक्रम में दूध का भारी बर्तन उससे संभला नहीं और बर्तन उसके हाथ से छूट गया। लगभग 4 लीटर दूध प्लास्टर किए फर्श पर बह गया था। मोहिनी के पांव के अंगूठे पर चोट लग गई थी, जिसके कारण खुद उसके कंठ से चीखें उबल पड़ी थी। आवाज सुनकर सभी भागे भागे पूजा घर की ओर आए। पक्के फर्श से दूध बहता हुआ आंगन में आने लगा था। मोहिनी पांव का अंगूठा पकड़कर बेतरह रो रही थी। पांव से भी ज्यादा चोट उसके हृदय पर लगा था। उसे लग रहा था कि इस भूल के लिए भी उसे मार पड़ेगी। मालती और संगीता की आगेनी दृष्टि उस पर पड़ चुकी थी। सुरेखा की मौजूदगी के कारण ही दोनों चाचियां चुप थी, नहीं तो अब तक मोहिनी का गाल सेक दिया गया होता। सुरेखा सिंह ने मोहिनी को उठाया, बड़ी कठिनाई से उसे चुप करवाया। पूजा कक्ष में आने का कारण पूछा तो मोहिनी ने सिसकते हुए बताया कि चित्रलेखा भूख के कारण रो रही थी, इसीलिए वो दूध लेने आई थी। सुरेखा ने एक तरफ लुढ़कते तसले को देखा। उसमें अभी भी उतना दूध था कि चित्रलेखा को 2 बार दूध पिलाया जा सकता था। सुरेखा ने कटोरी में दूध पलटा और सुरेश के कमरे में गई। चित्रलेखा अभी भी सो रही थी। सीने से लगाकर सुरेखा ने उसे भी चुप करवाया, फिर उसे चम्मच से दूध पिलाया। जब चित्रलेखा फिर से सो गई तो सुरेखा का ध्यान कमरे की बेतरतीबी पर गया। उसने गौर से कमरे का निरीक्षण किया। चारों तरफ बेतरतीबी फैली हुई थी। कमरे में मलमूत्र की बदबू भी थी। छोटे बच्चे बिस्तर पर मलमूत्र त्याग करते ही है। अगर कमरे की सफाई तरीके से होती तो यही कमरा कभी खुशबूदार रहा करता था। एक बक्से के ऊपर बच्चों के कपड़े फैले हुए थे। पलंग पर एक और मोहिनी की स्कूल की किताबें पड़ी हुई थी। कमरे में मच्छरों का भी प्रकोप था। एक दीवार के सहारे मच्छरदानी लटक रहा था, पर जिसे पलंग पर लगाया नहीं गया था। इतने बुरे माहौल में बच्चे बीमार नहीं पड़ते तो क्या पड़ते। थोड़ी ही देर में सुरेखा को इस कमरे में रहना असह्य लगने लगा। उसने सो रही गरिमा और चित्रलेखा को चादर ओढ़ाया, पंखे की स्पीड तेज की और पलंग से गैर जरूरी चीजें हटाकर मच्छरदानी लगा दी। इस समय रात ज्यादा हो गई थी। अभी सो जा, कल तुम्हारा पूरा कमरा ठीक कर दूंगी, कहकर सुरेखा अपने कमरे में चली गई। माँ, रंजना भाभी के बच्चे जिस कमरे में रहते हैं उसकी देखभाल कौन करता है? सुरेखा तनिक रुष्ट स्वर में बोली। आजकल तो मोहिनी भी झाड़ू लगा देती है, कभी कभी मैं भी कमरा ठीक कर देती हूँ। जानवरों का तबेला भी उस कमरे से ज्यादा साफ सुथरा रहता है। सुरेखा, तू 2-4 दिन के लिए मायके आई है। भाई भौजाइयों को ज्यादा टोका टोकी मत कर, नहीं तो इन मासूमों पर जुल्म बढ़ जाएगा। यानी इन पर जुल्म होता है, खुद ईश्वर ने इन पर जुल्म किया है। दूध पीती बच्ची से उसकी माँ छीन ली। बाप इतना कमीना निकला कि घर छोड़ते समय बेटियों का ख्याल भी नहीं रखा। चाचा चाची जितना बन पड़ता है करते हैं, उनकी भी अपनी अपनी गृहस्थी है, जरूरतें हैं, कभी कभी कोताही हो जाती है। मैं ज्यादा इसीलिए नहीं बोलती कि अगर इन बच्चों के कारण घर में तनाव बढ़ेगा तो घर में अनाज होने के बावजूद ये भूखी मर जाएगी। हम बूढ़े बूढ़ियों का जीवन का क्या भरोसा। सुरेश के रहते हुए भी इन बच्चियों की यही दशा थी। नहीं, सुरेश भले ही बेटियों के लिए कुछ नहीं करता था, पर घर में उसकी ऐसी दहशत थी कि उसकी गांव में मौजूदगी की भय से ही बहुत सा काम हो जाता था। एक बात याद रखना माँ, अगर अपनी पोतियों को ठीक से पाल नहीं सकती हो तो उसे किसी अनाथालय के हवाले कर दो। नहीं तो तुम्हारी ये पोतियां अगर जीवित रह गई और अनाथालय नहीं गई तो जरूर बड़ी होने पर कोठे पर पहुंचवा दी जाएगी। क्या बकती है। ऐसी ही परेशान और ठुकराई गई लड़कियों का कोई भावनात्मक सहारा देता है और उसे बहका कर उसके घरों से दूर ले जाता है। लगता है तुझे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए मुझे भी सोने नहीं दे रही हो।
राम दुलारी देवी बोली। सुरेखा ने करवट बदल ली और खुद भी सोने का प्रयास करने लगी। नहीं, प्रयास नहीं, बल्कि नींद आने की प्रतीक्षा करने लगी। कितनी अजीब बात है कि जब तक हम प्रयास कर रहे होते हैं, हमें नींद नहीं आती है। नींद तो आती ही तभी है जब हम अपने सारे प्रयास करना छोड़ देते हैं। अगले दिन सुरेखा थोड़ा जल्दी जाग गई थी। देखा तो मालती और संगीता उससे पहले जाग गई थी। पूजा घर और आंगन की सफाई हो गई थी। दीदी, चाय पीजिएगा? सुरेखा पर निगाह पड़ते ही संगीता बोली। रात को सारा दूध तो बह गया था। दूधिया भोर होते ही दूध दूकर गया है, फिर हमारी जरूरत भर छोड़कर बाकी दूध ले गया है। फिर तो बनाइए चाय। सुरेखा बोली। दीदी इधर आइए। मालती एक तख्त पर आसन बिछाती हुई बोली। सुरेखा जाकर मालती के बिछाए आसन पर बैठ गई। मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी की जरूरत नहीं, आप भी बैठो। मालती बैठ गई तो सुरेखा सहज भाव से पूछी, महेश कब आने वाला है? क्यों? क्यों का क्या मतलब? अरे महेश मेरा भाई है, भाई कब घर आएगा क्या मुझे जानने का भी अधिकार नहीं है ना? क्यों नहीं है? ये आपका मायका है। यहाँ की हर चीज पर, हर व्यक्ति पर आपका अधिकार है। मायका यानी माँ का घर। फिर तो मोहिनी, गरिमा और चित्रलेखा का भी मायका यही हुआ। सुरेखा ने मन ही मन सोचा, पर वो कुछ बोली नहीं। फिलहाल उसका उद्देश्य घर की समस्या को सुलझाना था, न कि शिकायतें दर्ज कर विवाद को भड़काना। ननद भाभी के बीच खामोशी व्याप्त हो गई। तभी संगीता चाय ले आई और दोनों को एक एक प्याली चाय देकर खुद भी एक प्याला संभाल कर दोनों के सामने एक मोड़े पर बैठ गई। दीदी, कल रात जो भी हुआ वो सब अनजाने में हो गया। आपके आने के कारण हमें ध्यान ही नहीं रहा कि चित्रा बिना खाए बिना दूध पिए सोई पड़ी है। मालती बिना मांगे अपनी सफाई पेश की। वो सब मैं समझती हूँ भाभी। आप अगर नहीं होती तो अपनी माँ के पीछे पीछे सुरेश की तीनों बेटियां मर जाती। मालती समझ नहीं पाई कि ननद उसकी प्रशंसा कर रही है या ताने मार रही है। दीदी, कोई बात कहना चाहती हो तो साफ साफ कहिए। मालती बोली। भाभी, कहते कलेजा मुंह को आता है, पर सच से कब तक बचा जा सकता है? सुरेश को लापता हुए 3 महीने होने वाले हैं। उसकी कोई खोज खबर नहीं है। मुझे लगता है कि सुरेश अब इस संसार में है ही नहीं। अगर है भी तो वो अब सांसारिक नहीं है। जिस इंसान को अपनी मासूम बेटियों का जरा भी ख्याल न हो, उसका जिंदा या मुर्दा होने से इन बच्चों के जीवन में क्या फर्क पड़ता है? ऐसा बाप जिंदा हो तो भी या मर गया हो तब भी इन्हें किसी न किसी के ऊपर आश्रित होना ही पड़ेगा। पहले सुचित्रा घर पर रहती थी तब तक मोहिनी का कुछ काम वो कर भी देती थी। जब से वो दिल्ली जाकर रहने लगी है, उसके हिस्से का काम भी हमें ही करना पड़ता है। मैं समझती हूँ आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। कल को आप भी बच्चों को बड़े शहर में पढ़ाने के लिए गांव छोड़ोगी ही। माँ बाबूजी की भी उम्र हो चली है। दुर्भाग्य से ये लोग भी न रहे तो सुरेश की बेटियां अनाथ हो जाएगी। ये बात जेठ जी को भी तो सोचनी थी। संगीता बोली। मेरा भाई कैसा था वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। मान लो कि वो हमारे लिए मर चुका है, फिर मरा हुआ इंसान से शिकायत कैसी? वो सब तो ठीक है दीदी, हम जितना कर सकते हैं उतना कर ही रहे हैं। मालती उठते हुए बोली। मेरे पास एक विचार है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि महेश कब आएगा? 2 महीने तक उनकी शिप में ड्यूटी है। जब शिप यार्ड में ड्यूटी लगेगी तब उनका घर आने का प्रोग्राम है। मैं चाहती हूँ कि जब महेश घर पर आए तो गौरव भी घर पर आ जाए। गणेश तो रहता ही यही है। जब तीनों भाई इकट्ठा हो तब मैं भी यहाँ आ जाऊंगी। हमें इन बच्चियों के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि ये 3 बहनें अब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इनके साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो पूरे खानदान की बदनामी होगी। उस बदनामी से मैं भी नहीं बचूंगी। मालती और संगीता ने सहमति में सिर हिलाया। इसी सिलसिले में एक बात और कहना चाहती। क्या? शुक्र है कि मौत रंजना की हुई और लापता सुरेश हुआ है। अगर इसका उल्टा हो गया होता, यानी मौत सुरेश की हुई होती और रंजना लापता हो गई होती, तो पूरा कुनबा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता। दीदी, आप सही कह रही है। इसीलिए मेरी भाभियों, इन्हें अपने घर की इज्जत मानो और अच्छी तरह से इनकी परवरिश करो।
ठीक वैसे ही जैसे अपनी कोख से जन्म ली औलाद की पराई औलाद पालने में एक समस्या भी है क्या? घर का जरा सा काम करने को कह दो तो बच्चों को भी लगता है कि मैं पराई हूँ, इसीलिए मुझसे काम करने को कहा जा रहा है। बच्चों से काम करवाने में कोई हर्ज नहीं है। काम करने से ही इंसान काम सीखता है, बेशर्ते कि वे उस काम को करने में सक्षम हो। जलपान करने के बाद सुरेखा सिंह घर से बाहर निकली और गांव में एक दो घरों में गई। फिर एक गरीब विधवा के आशियाने में पहुंची। बेचारी अपने छोटे से बच्चे के लिए चावल उबाल रही थी। भाभी, इस तरह रूखे सूखे भोजन से पल जाएगा तुम्हारा बच्चा? क्या करूं दीदी, खेत है पर जोतने वाला नहीं है। बटाई पर खेत देती हूँ, वो इतना ही मिलता है कि किसी तरह गुजारा चल जाता है। एक बात कहूँ, कहिए, अगर चाहो तो सुरेश भैया की बेटियों का काम कर दो। महीने में 300 रुपये दिलवा दूंगी, साथ ही खाने पीने के लिए दूध सब्जी और अनाज ले लेना। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो बाबूजी से कहना कि वे तुम्हारी खेती भी करवा देंगे। मतलब मुझे तुम्हारे घर में नौकरी करनी पड़ेगी। इसे नौकरी क्यों कहती हो? तुम उनकी मदद कर दो और उनसे मदद ले लो। विधवा ने थोड़ी देर तक विचार किया, फिर बोली, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। मैं आधे घंटे के लिए बाजार जा रही हूँ, पीसीओ पर फोन करने, तब तक विचार कर लेना। अगर तुम मना कर दोगी तब मैं किसी और से बात करूंगी। कहकर सुरेखा ऑटो स्टैंड के पास खुले पीसीओ पर आई और वहां से अपने पति और सबसे छोटे भाई गौरव से बात की। महेश कुमार सिंह से डायरेक्ट बात करना संभव नहीं था, इसीलिए सुरेखा ने गौरव को समझा दिया कि जब कभी महेश से बात हो, उससे कंफर्म करना कि वो कब छुट्टी पर आ रहा है। उसी दौरान तुम भी छुट्टी लेकर आना और मुझे भी बुला लेना। सुरेश के बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। सुरेखा वहां से अपने खलिहान में गई। इस समय उसके पिता अगर और कोई काम नहीं होता था तब खलिहान में होते थे। संयोग से खलिहान में पिता और भाई गणेश वहां मौजूद थे और रात वाले वाकये पर ही बात कर रहे थे। बाबूजी, मैं कुछ कहूँ? सुरेखा दखल अंदाज हुई। बोलो। मुझे नहीं लगता कि सुरेश घर वापस आया भी तो वो सामान्य गृहस्थ जीवन जीने के लायक होगा, इसीलिए उसकी तीनों बेटियों के लिए आपको ही सोचना पड़ेगा। मालती भाभी और संगीता करती तो है उनके लिए, पर कहते हैं ना कि 10 बार करो और एक बार नहीं करो तो सब किया धरा भी मिट्टी हो जाता है। मैं अपनी भाभीियों पर कोई दोषारोपण नहीं कर रही हूँ, दोनों अच्छी है और सुरेश की बेटियां अगर जीवित है तो इन्हीं दोनों की बदौलत है, मगर इनकी भी काम करने की एक सीमा है। इसीलिए मंगल सिंह की विधवा मंजू को कहकर आई हूँ कि ये रोज घर पर काम कर दे और महीने में 300 रुपये और दूध सब्जी अनाज उसे खाने भर दे दीजिएगा। उसका भी बच्चा पल जाएगा और घर में मालती और संगीता को भी मदद मिल जाएगी। ये तो तुमने अच्छा किया, पर प्रतिष्ठा की बात है, वो हमारे घर में काम करेगी? अगर प्यार और मान सम्मान के साथ करवाएंगे तो कर लेगी। बदले में आप भी उसकी खेती अपने कारिंदों से करवा दीजिएगा। ठीक है, वो भी करवा दूंगा। राम अवतार सिंह बोले। फिर सुरेखा अनाज की कोठियों का निरीक्षण करने लगी। कुछ ऐसी बात थी जो वो गणेश के सामने नहीं बोलना चाहती थी। जब गणेश भी वहां से अपने काम पर चला गया तब सुरेखा फिर पिता के पास आई और बहुत ही गंभीर स्वर में बोली, बाबूजी, दुनिया में तेरे मेरे का भाव इतना प्रबल हो गया है कि सगे भाई की औलाद भी पराई लगती है। इसीलिए सुरेश के हिस्से की प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा कीजिएगा कि सुरेश की बेटियां कभी मोहताज ना हो। मैंने वकील से बात की थी, वो कहता है कि जब तक सुरेश की मृत्यु की कोई पुख्ता प्रमाण ना हो तब तक 7 साल तक उसे मृत घोषित नहीं किया जा सकता। 7 साल के बाद क्या कीजिएगा? 7 साल के बाद मैं खुद रहूंगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए मैं मान लूंगा कि सुरेश नाम का कोई लड़का मेरे घर में जन्म ही नहीं लिया था और मेरी वसीयत में ऐसी व्यवस्था होगी कि मेरी पुश्तैनी और मेरी अर्जित सभी संपत्तियों को महेश, गणेश और गौरव में बराबर तकसीम किया जाए। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? सुरेश की बेटियों का भी बंटवारा होगा। तीनों भाई सुरेश के हिस्से की संपत्ति ही नहीं बांटेंगे, बल्कि सुरेश की जिम्मेदारियों का भी बंटवारा होगा। तीनों को एक एक बेटी की जिम्मेदारी लेनी होगी। बेटियों को अपने साथ रखना होगा, अपनी बेटी की तरह ही सारे कर्तव्य निभाना होगा। बाबूजी, आप भी मेरी तरह ही सोच रहे हैं। किसी एक बहू पर तीनों बेटियों का भार डालना उचित नहीं होगा, मगर तीनों भाई एक एक बेटी को गोद ले ले तो तीनों का काम सरल हो जाएगा, खर्चे भी संतुलित हो जाएंगे।
साथ ही एक बात और भी है, वो क्या? आज इन नन्ही बेटियों को पालने में जो भी श्रम लगेगा वो तब वसूल हो जाएगा जब ये बेटियां बड़ी होकर इनकी तब सेवा करेगी जब ये बूढ़े हो चुके होंगे। आप ठीक कह रहे हैं। मैं घर जाकर देखती हूँ कि मंजू काम करने के लिए तैयार हुई या नहीं, नहीं तो मैं कोई और व्यवस्था करूंगी। सुरेखा घर पहुंची तो पाया मंजू पहले से घर में मौजूद थी और मालती के पास बैठकर साग तुड़वा रही थी। सुरेखा को देखकर वो अदब से उठ खड़ी हो गई। भाभी, आप कल से मालती भाभी के कहे अनुसार काम कीजिएगा। आज रंजना भाभी का कमरा ठीक कर दीजिए। दीदी, एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ। मंजू बोली। जी बोलिए। एक तो इस घर के बाहर से ये बात नहीं जानी चाहिए कि मैं आपके घर में पैसों के लिए काम करने आती हूँ। मेरे कुटुंब मेरी मदद करने तो नहीं आते हैं, पर मेरी बदनामी करने में सबसे आगे रहते हैं। भाभी, आप हमारी मदद कर रही हो और हम आपकी मदद कर रहे हैं। मेरे बाबूजी से बात हो गई है, उन्हें भी आपकी प्रतिष्ठा की चिंता है। फिर आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। चलिए फिर हम दोनों भिड़ते हैं काम से। सुरेखा ने दो-दो जोड़ी पहनने के कपड़े छोड़कर तीनों बहनों के सभी कपड़े गर्म पानी से धो दिए थे। बेडशीट, पिलो कवर, ओढ़ने का चादर और मच्छरदानी भी धो दिया गया। कमरे की ठीक से साफ-सफाई की गई। बदबू खत्म करने के लिए खुशबूदार अगरबत्ती जलाई गई। हर चीज को करीने से जमा दिया गया। कल तक जिस कमरे में रहना सुरेखा को असहाय लग रहा था, अब वही कमरा खुशबूदार हो गया था। भाभी, चित्रलेखा को तो आप अपने कमरे में ही सुलाना। मोहिनी और गरिमा यहाँ सो जाएगी। सुरेखा मालती से बोली। थैंक यू दीदी। मालती ने सुरेखा का आभार प्रकट किया। थैंक यू क्यों? आपने हमारी मजबूरी समझी। कौन चाहता है कि घर में कलह हो, पर सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। मंजू भाभी से मदद मिलेगी तो मैं भी बच्चियों पर ज्यादा ध्यान दे पाऊंगी। अगले दिन सुरेखा डे सर्विस वाली बस से हजारीबाग लौट गई थी। इस बार वो अकेली आई थी और उसके बच्चों की देखभाल उसकी देवरानी कर रही थी। 3 महीने के बाद की एक शाम थी। सुरेखा सिर्फ 2 दिन के लिए मायके आई थी। इस बार भी उसके पति और बच्चे साथ नहीं आए थे। घर में महेश और गौरव भी आए हुए थे। शाम का खाना हो चुका था। सभी बच्चे नीचे के कमरों में थे और घर के सभी वेशक ऊपरी मंजिल पर बने एक बड़े से कमरे में उपस्थित थे। कमरे में बैठने के लिए दरी बिछाई गई थी। एक तरफ घर की महिलाएं और दूसरी तरफ घर के पुरुष बैठे हुए थे। राम अवतार सिंह लकड़ी की एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। जब दरवाजा अंदर से बंद हो गया, तब राम अवतार सिंह धीर गंभीर आवाज में बोले, अब सुरेश को घर छोड़े हुए 6 माह से ज्यादा हो गए हैं। जहाँ किसी ने उसके होने की संभावना जताई, हम उसे ढूंढने भी गए। दूरदर्शन पर भी उसके बारे में सूचना प्रसारित हो चुका है। कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि उसकी बच्चियों की जिम्मेदारी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। कभी टट्टी पेशाब करके घंटों बिस्तर पर पड़ी रहती है, तो पिछले माह गरिमा पलंग से उतरने के चक्कर में पलंग से सिर के बल गिर गई थी। उसे उसी समय स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उसके सिर पर टांके लगवाने पड़े थे। मेरी बहुएं अपना काम ईमानदारी से कर रही है, पर गांव वालों को लगता है कि बहुएं जेठ के बच्चों पर ध्यान नहीं देती है। एक तो हम लोग सुरेश के कारण वैसे ही बदनाम हो चुके हैं, ऊपर से ये झूठ मूठ की बदनामी। साथ ही गौरव और सुचित्रा दिल्ली जाकर अपनी गृहस्थी बसा चुके हैं। अब महेश भी चाहता है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वो भी अपना परिवार लेकर कोचीन सेटल हो जाए। मालती के जाने के बाद संगीता बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। फिर वो माँ बनने वाली है। ऐसी हालत में संगीता पर 4-4 बेटियों एवं एक नवजात बच्चे को पालने का बोझ नहीं डाला जा सकता है। बाबूजी, इतनी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं मालती को यहीं 1-2 साल के लिए छोड़ दूंगा। महेश कुमार सिंह बोले। नहीं, मैं क्यों चाहूंगा कि मालती तुम्हारे साथ कोचिंग नहीं जाए। आप चाहते क्या है? सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिस तरह सुरेश के हिस्से की जमीन मैं तुम तीनों में बांटना चाहता हूँ, उसी तरह उसकी जिम्मेदारी भी तुम लोग आपस में बांट लो। तीनों भाई एक एक बेटी को अपने साथ रख लो और अपनी संतान की तरह उसके प्रति माता पिता का कर्तव्य का पालन करो। क्षण भर के लिए वहां सन्नाटा सा पसर गया था, जिसे सुरेखा ने भंग किया। हर कोई याद रखे कि हम जो भी अपने भाई बहन के साथ करते हैं, वही हमारी औलादें अपने भाई बहन के साथ करती है।
इसीलिए अपनी औलादों के सामने वही नज़र रखना जो अपनी औलादों से अपेक्षा रखते हो। चित्रलेखा को मैंने अपने आंचल का दूध पिलाया है। मैं चित्रलेखा की ज़िम्मेदारी लेती हूँ। मालती सिंह जल्दी से बोली। मुझे तो बच्चे पालने का कोई अनुभव ही नहीं है। 2 महीने के बाद मेरी खुद डिलीवरी होगी। सुचित्रा कलपती हुई बोली। इसीलिए तुम पली-पलाई मोहिनी की ज़िम्मेदारी लो। जब तुम्हारा खुद का बच्चा होगा, तब मोहिनी तुम्हारी बहुत मदद कर देगी, रामदुलारी देवी बोली। एक बात याद रखना गौरव, सुरेखा बोली, बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता है और भला वक्त भी बहुत देर तक ठहर नहीं पाता है। अगर तुम लोग मोहिनी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो, तो स्पष्ट कहो। तुम्हारे इनकार की सूरत में मोहिनी की जिम्मेदारी मैं लूंगी। मैं सिर्फ कह रही थी कि छोटे बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ले पाना मेरे वश में नहीं है। मैं मोहिनी का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। पति को अपनी तरफ घूरते देखकर सुचित्रा जल्दी से बोली। सिर्फ ख्याल ही नहीं रखना है, उसे पढ़ाना लिखाना और किसी काबिल भी बनाना है। मैं सब कुछ करूंगा, बल्कि मोहिनी को अडॉप्ट कर लूंगा, गौरव बोला। संगीता तुम्हें भी कुछ कहना है? सुरेखा बोली। कुछ नहीं, जैसे खुशबू घर में रह रही है, वैसे ही गरिमा भी रहेगी। एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, गणेश बोला। क्या? मेरा कामकाज बढ़ गया है, LIC का काम ज्यादातर शहर में होता है, इसीलिए मैं बहुत जल्द ही पटना में शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। वैसे भी मैं खेती में बाबूजी की कोई मदद तो नहीं करता। सप्ताह में 2 से 3 बार जब भी मेरी इधर की विजिट लगेगी, मैं घर आकर हालचाल पूछ जाऊंगा। ये भी ठीक है, कुछ दिनों के बाद खुशबू और गरिमा भी स्कूल जाने के लायक हो जाएगी। दोनों का एडमिशन पटना के किसी अच्छे स्कूल में करवा देना। राम अवतार सिंह बोले। एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हो चुका था। मेरे बच्चों, बूढ़े माँ बाप की एक बात और याद रखना। सभा भंग करने से पहले राम अवतार सिंह बोले। जी बोलिए। तीनों बेटे समवेत स्वर में बोले। बेटा, जमीन जायदाद घर सभी का बंटवारा कर लेना, मगर दिलों का बंटवारा मत करना। आज तुम लोग जो भी नेकी करोगे, उसका फल ईश्वर तुम्हें जरूर देगा। अगर बदी करोगे तो उसका दंड भी यही मिलेगा। 3 दिन के बाद गौरव दिल्ली के लिए रवाना हुआ, तो उसके साथ 6 साल की मोहिनी भी थी। गौरव ने सुचित्रा को अच्छी तरह समझा दिया था कि अगर मोहिनी को अपनी बेटी नहीं समझ सकती हो, तो मुझे भी अपना पति मत समझना। शुरू में सुचित्रा को बुरा जरूर लगा, पर मोहिनी से जो अपेक्षित सहयोग मिलता था, उसके कारण वो धीरे धीरे मोहिनी पर आश्रित होती चली गई थी। गौरव ने एक स्कूल में मोहिनी का दाखिला करवा दिया था, जहां वो बहुत जल्दी ही एडजस्ट कर गई थी। शुरुआती दिनों में मोहिनी को अपना गांव, दादा दादी, सगे और चचेरे भाई बहनों की खूब याद आती थी, पर नए माहौल में नई चीजों को सीखने में वो खुद भी मशरूफ हो गई थी। कुछ दिनों के बाद दादा दादी ने मोबाइल फोन खरीद लिया था। संचार का साधन उपलब्ध हुआ तो शारीरिक रूप से दूर रहकर भी वे दिलों के करीब हो गए थे। महेश कुमार सिंह 2 महीने की छुट्टी पर आए थे। 10 दिन के बाद जब ससुराल गए थे, तब चित्रलेखा को भी मालती अपने साथ ले गई थी। उसने मान लिया था कि उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। झालरों वाले सफेद फ्रॉक में चित्रलेखा बिल्कुल परी दिखती थी। मालती की माँ को जब मालती का निर्णय पता चला था, तो वो बोली, ये तुमने एक नई जिम्मेदारी ले ली है। ये नहीं लेती तो कौन लेता? बेटी, तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ 2 बेटे दिए थे, अब तुम्हें एक बेटी भी मिल गई है। अब तुम्हारा परिवार पूरा हो गया है। तुम्हारे इस कृत्य की चर्चा पूरे समाज में हो रही है। मेरी बेटी ने ऐसा निर्णय लिया है जानकर मेरा सीना गज भर का हो गया है। आप मेरे इस निर्णय से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे खानदान का नाम रोशन किया है। हर जगह तुम्हारी और मेरे दिए संस्कारों की तारीफ हो रही है। बाबूजी, मैं मरते दम तक अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। शिक्षा का अगला सत्र आया तब गणेश कुमार सिंह भी पटना शिफ्ट हो गया था। फिलहाल उसने पटना में एक किराए का मकान ले लिया था। उस मकान के करीब ही उसका एक कट्ठे का प्लाट था, जिसने उसने दलाली की कमाई से खरीदा था। उसका इरादा था कि किराए के मकान में रहते हुए वो अपना कारोबार भी संभाल लेगा और रोज भवन निर्माण का कार्य भी देख लेगा। अब गांव में राम अवतार सिंह और राम दुलारी रहती थी। मंजू को उन्होंने कोई काम से नहीं हटाया था। अब मंजू का काम बदल गया था। वो दोनों टाइम वृद्ध पति पत्नी का खाना बना देती थी, पूरे घर की साफ सफाई करती थी, और जब उसे कोई और काम नहीं होता था,
तो राम दुलारी देवी से गपशप करती थी, तो कभी वृद्धा के बाल बना देती थी, तो कभी मालिश कर देती थी। हर साल जब स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तब कम से कम 10 दिनों के लिए सभी गांव आ जाते थे और तीनों भाई और सभी बच्चे आपस में मिलते थे। जब तक राम अवतार सिंह जीवित रहे, ये 10 दिन उनके जीवन का बाहर का दिन होता था। सभी पोते पोतियों को एक साथ देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो उठता था। फिर पहले राम दुलारी देवी, फिर राम अवतार सिंह सिर्फ 3 महीने के अंतराल पर देवलोक गमन कर गए। अब गणेश कुमार सिंह के ऊपर तिहरी जिम्मेदारी आ गई थी। एलआईसी का काम देखना होता था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तो था ही, गांव की खेती का काम भी उसे ही देखना पड़ता था। पिता की तरह उसने खेती के चक्कर में नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि एक ऑल्टो कार ली, उसे सीएनजी करवाया और अब ऑल्टो कार से आना जाना करने लगा। गांव में उसने 2 नौकर रख रखे थे जो खेती के अलावा उसके घर और खलिहान की देखभाल करते थे। अब घर पर जानवर नहीं पाला जाता था, गाय और बैल बेच दिए गए थे। अब खेती के उपकरण भी बदल गए थे। पिता की क्रिया पर जब तीनों भाई इकट्ठे हुए तो तीनों भाइयों ने निर्णय लिया कि खुद के खर्चे पर तीनों कमा ही लेते हैं, इसलिए खेती से हुई आय को बच्चों के भविष्य के लिए अलग से जमा करके रखा जाए। गरिमा और चित्रलेखा को कभी लगा ही नहीं कि वे अपने सगे माता पिता के साथ नहीं रहते थे। चाचा चाची को उनकी सगी औलादों की तरह वे भी मम्मी पापा ही कहते थे। हालांकि स्कूल के रजिस्टर में तीनों बेटियों के पिता का नाम सुरेश कुमार सिंह ही लिखा गया था। सुरेश और रंजना अपनी बेटियों के स्वरूप में अब भी तीनों भाइयों के समक्ष उपस्थित थे। महेश कुमार सिंह सुरेश की संपत्तियों पर अपना कोई अधिकार नहीं चाहते थे। सुरेश के हिस्से की संपत्ति उसकी बेटियों को वक्त आने पर दे दी जाती। मृत भाई के बच्चों का लालन पालन जीवित भाई का कर्तव्य था और वे सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। गणेश और गौरव ने भी उनकी बात पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी थी। बड़ी होने के कारण मोहिनी थोड़ी समझदार भी हो गई थी। उसने जल्दी ही खुद को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया था। कुछ एक दिन के बाद सुचित्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया था। गौरव ने उसी समय सुचित्रा का परिवार नियोजन का ऑपरेशन करवा दिया था। उसकी समझ में उसका परिवार पूर्ण हो गया था। जब रिटायरमेंट से लेकर महेश कुमार सिंह पटना आ रहे थे, तब गणेश कुमार सिंह ने उन्हें अपने पटना वाले घर में रहने का ऑफर दिया था। तब महेश कुमार सिंह बोले थे, एक तो मेरे पास सामान ज्यादा है, एक छोटे से घर में 2 भाइयों का सामान आएगा नहीं। दूसरे, एक घर में रहकर अलग अलग रहने से अच्छा है कि हम 2 घरों में रहकर साथ साथ रहे। पारिवारिक कार्यक्रमों में दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहते थे। कालांतर में मोहिनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी और दिल्ली में ही एक प्राइवेट फर्म में अच्छी नौकरी करने लगी थी। बाद में उसने अपने एक सहकर्मी के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। इस प्रेम विवाह के लिए उसने अपने तीनों चाचाओं से अनुमति ली थी और चाचाओं ने अपना बड़प्पन दिखाया था और प्रेम विवाह को भी अरेंज मैरिज में तब्दील कर दिया था। गौरव ने भी नोएडा में 2 BHK का अपना फ्लैट खरीद लिया था। मोहिनी को अच्छी सैलरी मिलती थी। उसने फ्लैट खरीदते समय अपनी सारी सेविंग्स गौरव को सौंप दी थी। गरिमा बड़ी होने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि ली थी और गणेश की तरह व्यापार जगत में प्रयास करने लगी थी। उसने बेली रोड पर एक बुटीक शॉप खोल लिया था। साथ ही LIC के कामकाज में गणेश कुमार सिंह की मदद करती थी। गणेश कुमार सिंह ने गरिमा की शादी दालों के एक थोक व्यापारी के लड़के के साथ करवा दिया था। विवाह के बाद भी गरिमा ने अपना बुटीक बंद नहीं किया था। अब वो एक बिजनेस वुमन थी। इंडियन नेवी में 15 साल की सेवा देने के बाद महेश कुमार सिंह ने सेवानिवृत्ति ले ली थी और पटना में बच्चों की शिक्षा के लिए एक बना बनाया मकान खरीदकर सेटल हो गए थे। गणेश कुमार सिंह ने बड़े भाई को पहले मकान फिर किराए पर दुकान दिलवाने में मदद की थी। महेश कुमार सिंह ने महज वक्त गुजारी के उद्देश्य से एक जनरल स्टोर खोला था। उनके भाग्य में बरकत लिखी हुई थी। जल्द ही वो दुकान इलाके में मशहूर हो गया था और उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी थी। नेवी से पेंशन तो मिलता ही था। उनके दोनों बेटे बेंगलोर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे और चित्रलेखा ने कंप्यूटर ग्राफिक का कोर्स किया था और लैपटॉप की मदद से घर बैठे अच्छे पैसे कमाने लगी थी। चित्रलेखा का विवाह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से तय हुआ था। लड़के वाले पटना के मूल निवासी थे। फिलहाल लड़का पुणे में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। विवाह तय होने के 6 माह के बाद विवाह की शुभ घड़ी आई थी। इस 6 महीने के वक्त में दूल्हा दुल्हन इतनी बार बातचीत हुई थी कि
अरेंज मैरिज भी लव मैरिज की तरह हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और भावनात्मक रूप से जुड़ भी गए थे। आज महेश कुमार सिंह के घर पर बारात आई हुई थी। बारात का स्वागत करने के लिए पूरा कुनबा आया हुआ था। सभी चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई-बहन आए हुए थे। महेश कुमार सिंह ने चित्रलेखा की पढ़ाई-लिखाई या शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनके दोनों बेटे भी सिर्फ बहन की शादी अटेंड करने के लिए एक दिन के लिए फ्लाइट से पटना आए थे। विवाह के बाद वे वापस अपने कॉलेज चले जाने वाले थे। संयुक्त परिवार की ताकत और पिता और बहन की समझदारी ने सुरेश की तीनों बेटियों का भविष्य बना दिया था। अगर भाग्य बुरा नहीं हो तो वे बच्चे भी पल जाते हैं जिनके माता-पिता नहीं होते हैं। सोचकर सुरेखा सिंह की आंखें भर आई। तभी डीजे वाले ने गाना बजा दिया। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। गाना सुनकर सुरेखा सिंह ने कल्पना कर लिया कि जयमाला होने वाला है। उससे रहा नहीं गया। फौरन अपने बेटे अनिमेष को फोन लगाया। जब बेटे ने फोन उठा लिया तो बोली, जयमाला शुरू हो गया है क्या? अभी नहीं मगर होने वाला है। मुझे चित्रलेखा की जयमाला होते देखना है। मैं आ रहा हूँ अनिरुद्ध को लेकर। अनिरुद्ध सुरेखा सिंह का छोटा बेटा था। बेटा, मुझे नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। बस जब जयमाला शुरू हो तो मुझे वीडियो कॉल लगा देना। मैं वीडियो कॉल पर ही पूरा जयमाला देख लूंगी। ठीक है मोम, कहकर अनिमेष ने कॉल काट दिया। 2 मिनट के बाद ही सुरेखा के मोबाइल पर अनिरुद्ध के मोबाइल से वीडियो कॉल आया। डीजे पर सीता स्वयंवर का गीत बज रहा था। फूल माला पहनो प्रभु दासी खड़ी जानकी, और स्क्रीन पर चित्रलेखा की तस्वीर दिख रही थी। चित्रलेखा वर के गले में पुष्पहार पहना रही थी। सुरेखा सिंह की आंखें फिर से भर आई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।